हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर हमले से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया। लेकिन सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता अमेरिका इस पर बिल्कुल बेफिक्र है। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक का अनुमान लगाएं तो शायद सऊदी अरब या वेनेजुएला ही सोचेंगे। लेकिन असलियत में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। हैरानी की बात है कि अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक भी है। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका सारा तेल खुद इस्तेमाल करता है, लेकिन असलियत में ये या तो दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक भी है। तो अगर ये इतना सारा तेल पैदा करता है तो फिर इसे आयात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये एक अजीब समस्या की वजह से है। अमेरिका अपने द्वारा उत्पादित तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इकोसिस्टम का विकास 18वीं सदी में शुरू हुआ, जब व्हेल का तेल तेल क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक बना। 18वीं सदी के अंत में दुनिया कोयले पर निर्भर थी। औद्योगिक क्रांति में फैक्ट्रियां और स्टीम इंजन तेजी से बढ़े, सब कोयले से चलता था। तब तक तेल के बारे में कम ही सोचा जाता था। लेकिन व्हेल के तेल की समस्या आई। लोगों ने लैंप व घर रोशन करने के लिए इसका उपयोग शुरू किया, जिससे ये घटने लगा। व्हेल का शिकार इतना बढ़ गया कि उनकी आबादी नहीं बढ़ पाई और रोशनी का संकट आ गया। फिर किसी ने इसका हल ढूंढ निकाला। आप जमीन से कच्चा तेल निकाल सकते हैं, उसे रिफाइन करके केरोसिन बना सकते हैं और उसी से अपने घर को रोशन कर सकते हैं। एक विचार ने घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू की जो आज भी दुनिया को आकार दे रही है। 19वीं सदी के मध्य में पेंसिल्वेनिया में नई ड्रिलिंग विधि से कच्चा तेल निकाला गया। रातों रात पूरे इलाके में हलचल मच गई। हर कोई इसमें शामिल होना चाहता था। अनुमान लगाने वाले ड्रिलर वहां पहुंच गए। पहली अमेरिकी तेल रिफाइनरी 1861 में शुरू हुई थी। उसी साल अमेरिका ने अपनी पहली रिफाइंड तेल की बैरल लंदन भेजी थी। अमेरिका सिर्फ तेल के खेल में शामिल नहीं था, बल्कि हावी था, या कहूं एक आदमी इसमें हावी था। 1880 तक अमेरिका दुनिया की कुल कच्चे तेल की आपूर्ति का 85% उत्पादन और रिफाइन कर रहा था। केरोसिन अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बन गया था। ये पूरे खेल को चला रहा था। लेकिन मैंने क्यों कहा कि एक आदमी तेल पर हावी था? कागज पर यह अमेरिका का एकाधिकार था। असल में इसे एक ही व्यक्ति नियंत्रित कर रहा था। 1880 के दशक तक उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की 90% रिफाइनरियों, 90% पाइपलाइनों और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर बेड़े की मालिक थी। एक आदमी और एक कंपनी का दुनिया के तेल पर लगभग पूरा नियंत्रण था। उनका नाम जॉन डी रॉकफेलर था। उनकी यही महाशक्ति उनका सबसे बड़ा अभिशाप बनी। 1906 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें अदालत में घसीटा। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को विभाजित किया। लेकिन जो टुकड़े अलग हुए वे गायब नहीं हुए। वे शेवरॉन, एक्सॉन, मोबिल, कोनोको और एमोको बन गए। अगले 6 दशकों तक ये कंपनियां चुपचाप पूरी दुनिया के तेल बाजारों पर हावी रही। आज अमेरिका रोज करीब 13.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है और कोई देश इसके करीब भी नहीं है। कच्चे तेल का करीब आधा हिस्सा टेक्सास और न्यू मैक्सिको के पर्मियन बेसिन से आता है। उस इलाके से रोज करीब 6.3 मिलियन बैरल तेल निकलता है। अगर ईगल फोर्ड, बाक्कन और गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़े तो यह दुनिया की सबसे उत्पादक तेल प्रणाली बनती है, जो तेजी से चल रही है। रिफाइनिंग क्षमता 18.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है और जहां तक भंडारों की बात है, यानी प्रमाणित और पुष्टि किए गए निकाले जा सकने वाले तेल की, अमेरिका के पास लगभग 46.4 बिलियन बैरल तेल है। अमेरिका के पास उत्पादन, भंडार और इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी वह अपने तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कारण क्रूड ऑयल शब्द की जटिलता में है। क्रूड ऑयल भी कॉफी की तरह है, अलग बीन्स, रोस्ट और हर मशीन सब नहीं संभाल सकती। अगर आप एस्प्रेसो ग्राउंड कॉफी को अपने मिस्टर कॉफी मेकर में डालने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ एक बहुत बड़ी गड़बड़ ही होगी। क्रूड ऑयल भी इसी तरह काम करता है। इसके अलग ग्रेड और क्वालिटी होती है और रिफाइनरीज खास किस्म के लिए बनती है। हर क्रूड ऑयल अलग होता है, इसलिए एक को दूसरे से नहीं बदल सकते। 2 चीजें इसकी क्वालिटी तय करती है, ये कितना गाढ़ा है और कितना गंदा है।
एपीआई ग्रेविटी स्केल पर गाढ़ापन मापा जाता है। नंबर जितना ज्यादा, ऑयल उतना हल्का और तरल होता है। लाइट क्रूड उस स्केल पर 31 से ऊपर आसानी से बहता है और रिफाइनिंग में ज्यादा पेट्रोल डीजल देता है। अमेरिका का अपना शेल ऑयल यहीं आता है और नॉर्थ सी का ब्रेंट क्रूड भी। उस स्केल पर नीचे जाने पर तेल भारी, गाढ़ा और इसे प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। सबसे नीचे 10 से कम पर एक्स्ट्रा हेवी क्रूड होता है। इतना घना है कि पानी में डूब जाता है और कमरे के तापमान पर इसका कुछ भाग ठोस जैसा होता है। वेनेजुएला का ओरिनोको बेल्ट इससे भरा है। ये पाइपलाइन से तब तक नहीं गुजरता जब तक आप इसे गर्म न करें या किसी चीज के साथ न मिलाएं। इसके बाद सल्फर आता है, जो तेल में मौजूद एक प्रदूषक है और ईंधन इस्तेमाल से पहले हटाना जरूरी है। 0.5% से कम सल्फर वाला तेल स्वीट क्रूड कहलाता है, जो साफ और रिफाइनिंग में सस्ता होता है। ज्यादा सल्फर वाला तेल सौर क्रूड होता है और इसे संभालने के लिए आपकी रिफाइनरी को सिर्फ सल्फर निकालने के लिए अतिरिक्त विशेष उपकरणों की जरूरत होती है। अमेरिका के पास जो तेल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अमेरिका के शेल क्षेत्रों में हल्का स्वीट क्रूड है, जिसमें सल्फर कम होता है, जो आसानी से बहता है और काम करने के लिए अपेक्षाकृत साफ है। सुनने में तो परफेक्ट लगता है ना? लेकिन असल में यही समस्या है। अमेरिका की गल्फ कोस्ट की बड़ी रिफाइनरियां जो 1980-90 के दशक में बनी थी, ऐसे तेल के लिए डिजाइन नहीं थी। इन्हें खास तौर पर हैवी सौर क्रूड प्रोसेस करने के लिए बनाया गया था। वो गाढ़ा, घना, ज्यादा सल्फर वाला क्रूड जो उस समय कनाडा, मैक्सिको और वेनेजुएला से आ रहा था। इन रिफाइनरियों में खास और महंगा उपकरण लगाया गया था। इन्हें कोकस और हाइड्रोक्रैकर्स कहते थे। ये मशीनें हैवी क्रूड को डीजल, जेट फ्यूल और कीमती चीजों में बदलती थीं। इन्हीं उपकरणों से रिफाइनरियां चलती हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपना उत्पादित तेल इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो तेल जाता कहाँ है? अमेरिका हल्का क्रूड यूरोप और एशिया की उन्हीं रिफाइनरियों को निर्यात करता है जो इसके लिए बनी है। अपनी खुद की रिफाइनरियों के लिए ये कनाडा, मैक्सिको और वेनेजुएला से भारी क्रूड आयात करता है ताकि गल्फ कोस्ट की रिफाइनरियां सही तरीके से चलती रहें। इस समय रिफाइनरियां 90% क्षमता पर चल रही हैं क्योंकि इन्हें लगातार आयातित भारी क्रूड मिल रहा है। आप कह सकते हैं, ठीक है तो बस रिफाइनरियों को अपग्रेड कर लो, है ना? इन्हें हल्के क्रूड प्रोसेस करने लायक बनाओ। लेकिन ये लगभग नामुमकिन है क्योंकि इसमें अरबों डॉलर लगेंगे, निर्माण में दशक भर लगेगा, सालों तक परमिट लेने पड़ेंगे और ऐसे उद्योग पर एक बहुत बड़ा आर्थिक दांव लगाना होगा, जिससे दुनिया धीरे धीरे दूर जाने की कोशिश कर रही है। तो दो अहम कारणों में से एक यह है कि 2026 में कोई भी फॉसिल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाना चाहता क्योंकि ये जोखिम ज्यादातर लोग नहीं उठाना चाहते। इससे भी बुरा यह है कि इसे जो भूगोल से जुड़ी समस्या है वो और मुश्किल बना देती है। गल्फ कोस्ट और मिडवेस्ट आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। हर जगह पाइपलाइनें हैं, हर जगह रिफाइनरियां हैं, दशकों से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईस्ट कोस्ट के न्यू इंग्लैंड, फ्लोरिडा और वेस्ट कोस्ट के ओरेगन जैसे इलाके घरेलू सप्लाई से लगभग कटे हैं। देश के बीच शेल फील्ड्स को उन इलाकों से जोड़ने के लिए पर्याप्त पाइपलाइनें नहीं हैं। अमेरिकी कानून के कारण वहाँ तेल, रेल या नाव से भेजना इतना महंगा है कि उन क्षेत्रों के लिए विदेशों से तेल आयात करना ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये देश सऊदी अरब, कतर या ओमान जैसे ऐसे देश नहीं हैं जिनके बारे में आप तुरंत सोचें। अमेरिका जो ज्यादातर तेल आयात करता है वो मध्य पूर्व से नहीं आता। अमेरिका के कच्चे तेल के लगभग 70% आयात कनाडा और मेक्सिको से आते हैं, मूल रूप से हमारे पड़ोसी देश। ये एक बड़ी एकीकृत उत्तरी अमेरिकी ऊर्जा प्रणाली है और इससे अमेरिका को मध्य पूर्व में अस्थिरता के खिलाफ एक असली सुरक्षा मिलती है। कम से कम लोग तो यही सोचते हैं। एक स्पष्ट कारण ये है कि वैश्विक कीमतें बढ़ने से खुले बाजार की कीमतें भी बढ़ती हैं और कुछ हद तक अमेरिका को अभी भी इसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दीर्घकालिक समस्या तस्वीर के बड़े हिस्से में है। सऊदी अरब के मामले में वह मध्यम ग्रेड और कम सल्फर वाला तेल पैदा करता है, लेकिन उनकी असली ताकत इस बात में है कि उन्हें जमीन से तेल निकालने में सिर्फ 3 से $5 प्रति बैरल का खर्च आता है। ये तो लगभग कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर ईरान इरानियन हेवी नाम का जटिल कच्चा तेल बनाता है जिसे कुछ खास रिफाइनरियां ही संभाल सकती हैं और ये अन्य जगह आसानी से नहीं मिलता।
वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है, लेकिन अधिकतर तेल ओरिनोको बेल्ट से निकलने वाला बहुत भारी और अल्ट्रा सौर कच्चा तेल है। इसे निकालना और उपयोगी बनाना 25 से $35 प्रति बैरल का खर्च आता है। ये सऊदी तेल से 8 से 10 गुना महंगा है, पर असली झटका अमेरिका के अपने शेल ऑयल के आंकड़ों में है। अमेरिका में नए कुएं तभी अपनी लागत निकाल पाते हैं जब कीमतें 61 से $70 प्रति बैरल हों। जब भी वैश्विक कीमतें इससे नीचे जाती है, अमेरिकी शेल उत्पादकों को सिर्फ काम चालू रखने से ही नुकसान होने लगता है। तो बात सिर्फ इस पर नहीं थी कि किसी देश के पास कितना तेल है, बल्कि इस पर थी कि वो किस तरह का तेल है, उसे कितनी सस्ती कीमत पर निकाला जा सकता है और किसे अपनी रिफाइनरियों को चलाने के लिए उस खास किस्म के तेल की ज़रूरत है। तो तेल की ऊंची कीमतें अमेरिकी उत्पादकों के लिए बहुत अच्छी खबर लग सकती है, और कुछ हद तक ऐसा है भी। जब कच्चा तेल महंगे में बिकता है तो मुनाफा बढ़ता है। अगर कीमतें बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक ऊंची रही तो अर्थव्यवस्था को नुकसान और मांग घट सकती है। इसलिए अमेरिकी शेल कंपनियों के लिए $70 से $90 प्रति बैरल दाम सबसे बेहतर है। इतना ऊंचा कि अच्छा मुनाफा हो सके, लेकिन इतना भी नहीं कि मांग ही खत्म हो जाए। लेकिन ये तेल का खेल आखिर कब तक चलेगा? जल्दी या देर से इसे पूरी तरह से विकल्पों से बदल दिया जाएगा, है ना? जैसे ही ट्रंप ने 2024 का चुनाव जीता, अमेरिकी ऊर्जा नीति पूरी तरह बदल गई। ऑफिस में पहले ही दिन उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका नाम था अनलेशिंग अमेरिकन एनर्जी। नाम ही सब कुछ बता देता है। इसका मकसद संतुलन नहीं है, यह कोई ट्रांजिशन भी नहीं है। यह पूरी तरह से बिना किसी संकोच के ऊर्जा पर दबदबा बनाना है। जमीन पर यह कैसा दिखता है? पिछली सरकार ने जलवायु कार्यक्रमों के लिए रखे $13 अरब से ज्यादा तुरंत खजाने में वापस ले लिए। $7.5 अरब का ईवी चार्जर कार्यक्रम रद्द हुआ। निर्माताओं को कंबशन इंजन से दूर करने वाले आदेश भी वापस ले लिए गए। संघीय भूमि पर ड्रिलिंग के लिए पहले साल में करीब 6000 परमिट मंजूर हुए। ये पिछले साल की तुलना में 55% की बढ़ोतरी थी। अमेरिका तेल पर धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और तेज बढ़ रहा है। 11 मार्च 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में $300 अरब की ऐतिहासिक तेल रिफाइनरी की घोषणा कैमरों के सामने की। इसे भारत के सबसे ताकतवर अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का समर्थन मिला था। लेकिन ये घोषणा अचानक नहीं हुई थी। सिर्फ 2 दिन पहले 9 मार्च को, जब ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया था कि कई लोगों को डर था कि यह एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है, ट्रंप ने एक बयान दिया कि अमेरिका गंभीरता से ईरान पर हमला करने और उसके तेल पर नियंत्रण करने पर विचार कर रहा है। अगर आप कुछ महीने पीछे जाएं, तो 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान चलाया था, और आज अमेरिका के पास प्रभावी रूप से वेनेजुएला के तेल भंडार है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक है। अगर आप पूरी स्थिति को देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। वैश्विक शतरंज की बिसात पर अमेरिका की हर बड़ी चाल किसी न किसी तेल क्षेत्र के पास ही जाकर रुकती है। इस समीकरण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सामरिक पेट्रोलियम भंडार है। इसे अमेरिका का आपातकालीन तेल बचत खाता समझे। ये एक विशाल भूमिगत भंडारण प्रणाली है जो खास तौर पर ऐसे समय के लिए रखी गई है जब वैश्विक आपूर्ति बाधित हो जाए और देश को एक सुरक्षा कवच की जरूरत हो। 2022 में रिजर्व से 180 मिलियन बैरल तेल निकाला गया, जो इतिहास का सबसे बड़ा रिलीज था। रूस यूक्रेन संकट के दौरान कीमत स्थिर करने के लिए इससे वो लगभग खाली हो गया। 2025 में फिर से भरना शुरू हुआ। लक्ष्य है 2026 के अंत तक 430 मिलियन बैरल तक पहुंचना। फरवरी 2026 तक इसमें 415 मिलियन बैरल है, जो अचानक आपूर्ति बंद हो जाने पर लगभग 125 दिनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान स्थिति में 2 देश वैश्विक तेल समीकरण के केंद्र में हैं, अमेरिका और ईरान। इसका कारण यह नहीं है कि वे युद्ध में हैं, बल्कि इसलिए कि अमेरिका ने दशकों से तेल के खेल में दबदबा बनाया हुआ है। आज अमेरिका लगभग हर तेल समृद्ध देश में सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इसका दबदबा हाल का लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो तेल ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली। यह सिर्फ ईंधन नहीं रहा, बल्कि सैन्य आवश्यकता बन गया। जहाज इससे चलते थे, विमानों को इसकी जरूरत थी, टैंक इसके बिना नहीं चल सकते थे। जिसके पास तेल का नियंत्रण था, वही युद्ध को नियंत्रित करता था। जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को जा रही
अमेरिकी तेल आपूर्ति को निशाना बनाया, जिससे मित्र देशों को तेल की कमी हो गई। 1917 में युद्ध में शामिल होने पर अमेरिका ने पहले अपने सहयोगियों को निरंतर तेल आपूर्ति सुनिश्चित की। यही वह मोड़ था जब वॉशिंगटन ने किनारे बैठना छोड़ दिया और वैश्विक तेल राजनीति में सीधा प्रभावशाली बन गया। युद्ध समाप्त होने के बाद विदेशी तेल के लिए प्रतिस्पर्धा और भी आक्रामक हो गई। ब्रिटेन और फ्रांस ने अमेरिकी कंपनियों को अपने मध्य पूर्वी क्षेत्रों से बाहर रखने की कोशिश की, लेकिन वॉशिंगटन ने तुरंत इसका विरोध किया। उन्होंने इसे मुक्त द्वार नीति कहा, जिससे सभी देशों की कंपनियां निष्पक्ष रूप से तेल अनुबंधों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। यह तर्क संगत लगा, पर वह आदर्शवाद जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे 7 प्रमुख तेल कंपनियों 5 अमेरिका ने एक नक्शे पर ऐसी रेखा खींची जो तुर्की से इराक और पूरे मध्य पूर्व के पूर्व ओटोमन साम्राज्य के बड़े हिस्से को कवर करती थी। उस क्षेत्र में उन्होंने प्रतिस्पर्धा न करने और मिलकर नियंत्रण का फैसला किया, जिसे 1928 का रेड लाइन समझौता कहा गया। 1930 के शुरुआती वर्षों तक ये कंपनियां क्षेत्र के तेल उत्पादन का प्रबंधन कर रही थी। फिर वह क्षण आया जिसने मध्य पूर्व में पीढ़ियों तक अमेरिकी विदेश नीति को परिभाषित किया। 1951 में ईरानी प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने कुछ ऐसा किया जिसने पश्चिमी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और तेल का नियंत्रण वापस लिया। ब्रिटेन ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया और फिर अगस्त 1953 में ईरानी सेना ने, जो सीधे ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा समर्थित थी, मुसद्देक को सत्ता से हटा दिया और शाह को सत्ता में बैठा दिया। एक नया समूह, जिसमें अधिकतर अमेरिकी कंपनियां थीं, ईरानी तेल संचालन संभालने आया। दुनिया के अन्य तेल उत्पादक देशों को साफ संदेश मिला, तेल को मत छुओ। बाकी दुनिया देख रही थी और गुस्से में थी। 1960 तक अरब देश देख रहे थे कि पश्चिमी तेल कंपनियां उनकी सलाह के बिना तेल की कीमतें घटा रही थी, जिससे उनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा था। अब उनका सब्र टूट चुका था, तो ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, वेनेजुएला और इराक बगदाद में एक साथ बैठे और 14 सितंबर 1960 को उन्होंने ओपेक का गठन किया। यह पश्चिमी देशों के तेल वर्चस्व के जवाब में बनी ताकत थी, जिसे वॉशिंगटन ने शुरुआती सालों में गंभीरता से नहीं लिया। यह बड़ी गलती थी। 1980 के दशक में रीगन ने 1981 में कच्चे तेल की कीमतों को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया। ओपेक के बाहर उत्पादन बढ़ा और लोग महंगे दामों के कारण कम तेल इस्तेमाल करने लगे। 1982 में अमेरिका केवल करीब 28% तेल आयात कर रहा था, जबकि कुछ साल पहले यह 45% से ज्यादा था। एक पल को लगता है कि अमेरिका को फिर से ऊर्जा स्वतंत्रता मिल रही है। इसके बाद शेल क्रांति आई, जिसने तेल की दुनिया में अभूतपूर्व असर डाला। अमेरिकी उत्पादकों ने वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ा दी। 2014 के अंत तक तेल की कीमतें तेजी से गिरकर प्रति बैरल $75 से नीचे चली गईं और गिरती रहीं। इससे ओपेक घबरा गया। वे वियना में मिले और सदस्यों द्वारा नुकसान रोकने के लिए उत्पादन कम करने की गुहार के बावजूद सऊदी अरब ने समूह को पूरी क्षमता से 30 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन जारी रखने पर मजबूर किया। वे सस्ते तेल से अमेरिकी शेल उत्पादकों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। 2015 की शुरुआत में कीमतें $50 प्रति बैरल से नीचे थी। यह तेल कीमतों की जंग थी जो वैश्विक मंच पर वास्तविक समय में चल रही थी। लेकिन अमेरिका ढह नहीं गया। उसने खुद को ढाला और भी ज्यादा कुशल बना और हर झटके से बच गया। मौजूदा हालात में अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के प्रमुख कारणों में से एक तेल है। 2026 की शुरुआत में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कार्यकारी आदेश, ड्रिलिंग में तेजी, भंडार भरना और ईरान तथा वेनेजुएला पर दबाव डालना, ये सब एक स्पष्ट रणनीति का हिस्सा है। आपूर्ति पर नियंत्रण, कीमत पर नियंत्रण, नियंत्रण और दबदबा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया। ये छोटे सैन्य ठिकाने नहीं हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारे गए। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इजराइल व अमेरिकी ठिकानों की ओर बढ़ी। फिर ईरान वही करता है जिससे दुनिया डरती थी। वो होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा करता है। होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच पानी की संकरी पट्टी है। ये उतना जरूरी नहीं लगता जब तक आप नहीं जानते कि रोज 22 मिलियन बैरल तेल इससे गुजरता है। दुनिया की कुल ऊर्जा का लगभग
20% हिस्सा एक ही चोक पॉइंट से गुजरता है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी, जो भी जहाज गुजरेगा उसे आग लगा दी जाएगी। अमेरिका की नौसेना कहती है कि यह कानूनी रूप से खुला है, लेकिन कानूनी रूप से खुला होने और वास्तव में सुरक्षित रूप से गुजरने में बहुत बड़ा फर्क है। जहाजों की आवाजाही 90% से ज्यादा घट गई। व्यवहारिक रूप से जलडमरू मध्य बंद हो चुका है और हालात बिगड़ते गए। ईरान का कार्ग द्वीप, जहां से ईरान का अपना 90% तेल निर्यात होता है, वहां धमाके हुए। 2 मार्च को ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब की रस तनुरा रिफाइनरी पर हमला किया। सऊदी अरब ने अधिकतर मिसाइलें मार गिराईं, लेकिन छर्रों से इतनी क्षति हुई कि 5,50,000 बैरल प्रतिदिन की सुविधा बंद करनी पड़ी और वह पूरी तरह ऑफलाइन हो गई। कतर के LNG टर्मिनल भी बंद हो गए। सिर्फ एक हफ्ते में दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का बड़ा हिस्सा अचानक गायब हो गया। 2026 में बढ़ती अस्थिरता के साथ ऊर्जा का कुशन भी खतरनाक रूप से पतला लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश आयातित तेल पर इसलिए निर्भर है क्योंकि दशकों पहले लिए फैसलों का असर है, न कि तेल की कमी या संघर्ष के कारण। कौन सी रिफाइनरी बनानी है, कहां स्थापित करनी है और किस तेल को प्रोसेस करना है, इन विकल्पों ने अमेरिका को एक ऐसे सिस्टम में बांध दिया जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी निर्भरता में फंसने पर जरूरी है कि आप अन्य देशों के तेल प्रबंधन को कैसे नियंत्रित करें। तेल बाजारों में घबराहट है। ब्रेंट क्रूड $119.50 प्रति बैरल पहुंचा, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे ऊंची कीमत है। अगर ये स्थिति बनी रही तो विश्लेषकों के अनुसार कीमतें $215 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। तेल सिर्फ आपकी कार ही नहीं, बल्कि लगभग हर चीज की लागत को प्रभावित करता है। खाद्य, उड़ान, निर्माण, शिपिंग। तेल के दाम तेज बढ़ने पर सब कुछ महंगा हो जाता है। अब अर्थशास्त्री वह शब्द कह रहे हैं जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, स्टैगफ्लेशन। कीमतें बढ़ रही है, नौकरियां घट रही है और इससे बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। 1970 के दशक के बाद दुनिया ने ऐसा नहीं देखा था। इस बार भारत और चीन जैसे एशियाई देश ज्यादा प्रभावित है। भारत का अधिकांश कच्चा तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से आता है। यह कोई छोटी निर्भरता नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी है। और पूरे एशिया और अफ्रीका में हालात और भी खराब हैं, क्योंकि इन देशों की मुद्राएं पहले से ही डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं, जिसका मतलब है कि तेल स्थानीय स्तर पर और भी ज्यादा महंगा हो रहा है, जितना कि वैश्विक कीमतें दिखाती है। अमेरिका, जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, वहां भी लोग इसे महसूस कर रहे हैं। कच्चे तेल के दाम में हर $10 बढ़ने पर गैस की कीमत करीब 25 सेंट बढ़ती है। फरवरी 2026 में ही 92,000 नौकरियां चली गईं, क्योंकि ऊंची ऊर्जा लागत का बोझ असली अर्थव्यवस्था में दिखने लगा। और यही है कड़वी सच्चाई, कोई भी बैकअप प्लान इतना बड़ा नहीं है। दुनिया में कोई पाइपलाइन सिस्टम 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की भरपाई नहीं कर सकता। रणनीतिक भंडार सिर्फ कुछ समय दे सकते हैं, लेकिन महीनों तक चलने पर वे समाधान नहीं है। ऊर्जा पर निर्भरता टूटने पर यही नजर आता है। ये कोई आर्थिक चार्ट नहीं, बल्कि असली संकट है, जो पानी की पतली पट्टी से शुरू होकर किराने, हवाई टिकटों और दुनिया भर की नौकरियों तक असर करता है। अमेरिका कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 12% हिस्सा है और 2025 में ये उत्सर्जन सिर्फ एक साल में करीब 2.4% बढ़ गए। तेल और गैस बढ़ गए, कोयला 7.5% बढ़ गया। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया को दूसरी दिशा में जाना चाहिए था। सिर्फ ईंधन जलाना ही नुकसान नहीं करता। उत्पादन के दौरान मीथेन रिसता है, जो कम समय में CO2 से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। इन रिसावों के कारण 20 साल में LNG निर्यात कोयले से 33% ज्यादा जलवायु को नुकसान पहुंचाता है। 2022 में बाइडेन प्रशासन ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पास किया, जिससे लगभग $1 ट्रिलियन स्वच्छ ऊर्जा की ओर लगाए गए और अमेरिका को 2030 तक उत्सर्जन में 33 से 40% की कमी के रास्ते पर डाल दिया। EPA ने मीथेन नियम पेश किए, जिनका लक्ष्य तेल और गैस से 80% की कमी करना है। एक पल को यह बदलाव असली लगा, लेकिन फिर 2025 आता है। EPA कर्मचारियों की संख्या 20% घटा दी गई। स्वच्छ ऊर्जा की फंडिंग रुकी, मीथेन शुल्क हटे, वर्षों का नियामक कार्य कुछ महीनों में खत्म हुई। इसका असर देश में भी दिख रहा है। ज्यादा ड्रिलिंग से हवा में प्रदूषण, जंगलों में आग,
बाढ़ और हीट वेव्स बढ़ी हैं। अल्पकालिक आर्थिक बढ़ोतरी सही है, पर इसकी दीर्घकालिक लागतें भी सच है और इसमें वैश्विक पहलू भी शामिल है। अनुमान है कि अमेरिकी तेल और गैस निर्यात 2050 तक लगभग 710 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैसें जोड़ेंगे। हर देश जो अमेरिकी जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भर होता है, वह अपने खुद के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव को टाल देता है। अगर वर्तमान रुझान ऐसे ही बने रहते हैं तो 1.5 डिग्री वार्मिंग के भीतर रहने की संभावना अब 2030 तक खत्म हो जाने की उम्मीद है। वही उत्पादन जो अमेरिका को भू राजनीतिक ताकत देता है, वही निर्यात जो वैश्विक बाजारों को अमेरिकी आपूर्ति पर निर्भर बनाए रखता है, वही रणनीति जो पेट्रोडॉलर को शक्तिशाली बनाती है, ये सब एक ऐसे संकट को तेज कर रहे हैं जिसे कोई भी सैन्य शक्ति या वित्तीय दबदबा वास्तव में ठीक नहीं कर सकता। वर्तमान स्थिति में ये तनाव कब और कैसे कम होंगे और अमेरिका की सटीक रणनीतियां क्या होंगी, ये ऐसी बातें हैं जिनकी ओर पूरी दुनिया देख रही है। 2026 की शुरुआत में वॉशिंगटन और तेहरान ने जिनेवा और मस्कट में परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और दुश्मनी घटाने के लिए कूटनीतिक वार्ताएं की। हालांकि दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास, क्षेत्रीय हितों की प्रतिस्पर्धा और लगातार चल रही सैन्य गतिविधियां किसी भी निश्चित परिणाम को अनिश्चित बना देती हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि समझौते, फिर से बातचीत या सहमति से संघर्ष कम हो सकता है, लेकिन अन्य चेतावनी देते हैं कि बिना स्पष्ट प्रोत्साहन और सुरक्षा उपायों के तनाव बढ़ सकता है। संघर्ष की अवधि और दिशा, कूटनीति, सैन्य घटनाक्रम दोनों देशों की आंतरिक राजनीति और वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रियाओं जैसे जटिल कारकों पर निर्भर करेगी, जिन्हें केवल भविष्य की घटनाएं ही स्पष्ट करेंगी।